Assalamualaikum, good morning and a very good morning to all those Saudi football team fans जो आज छुट्टी मना रहे हैं अपने मुल्क में। तो एटलीस्ट तो खैर उनके मुल्क में तो छुट्टी, मैं कहती हूँ पूरी ईद होगी सऊदी अरब में। वैसे इफ देयर इज अ थिंग कॉल्ड डिसरप्ट, किसी चीज़ को अगर डिसरप्ट करना है ना तो वो उस तरह होना चाहिए जो कल हुआ अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया के फुटबॉल मैच में, और सऊदी जीत गया कंसिडरिंग कि मेसी इज अ पार्ट ऑफ द अर्जेंटीनियन ऑब्वियसली टीम। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो लोग टीमों से बहुत ज्यादा वाकफियत नहीं रखते उन्हें मेसी और रोनाल्डो का तो पता ही होगा ना। तो मेसी की टीम अर्जेंटीना हार गई सऊदी से, जो वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं बहुत पीछे हैं, और अर्जेंटीना 2 दफा की वर्ल्ड चैंपियन है और किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और इसीलिए इतना जश्न भी है। मैं थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। देयर आर टाइम्स जब किसी टूर्नामेंट में हम इंडिया से जीते हैं, पाकिस्तान इंडिया से जीत गया, और उसके बाद कहते हैं जी हमारी जीत हो गई आज, उसके बाद हमने एंड रिजल्ट फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे व्हाटएवर वी वांटेड टू अचीव, वो फिर मैटर नहीं करता क्योंकि हमने इंडिया को हरा दिया। ये ऑलमोस्ट उतना नहीं तो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ हुई है, बिकॉज एक तो फुटबॉल की बात हो रही है। सऊदी अरेबिया और बाकी भी मिडिल ईस्टर्न हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में तो खेलती हैं और उनके फेवरेट्स होते होंगे, लेकिन ऑन द वर्ल्ड स्टेज कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अरब ममालिक की किसी टीम ने, और जो कि वेल इस्टेब्लिश टीम्स हैं लाइक अर्जेंटीना हो या ब्राज़ील हो या फ्रांस, ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनको हराया हो। एंड दिस हैपेंड यस्टरडे, इट डिड हैपन। और उसके बाद अब्दुल्ला आपने रिएक्शंस देखे भाई, मैं कहता हूँ उसके बाद जो कमेंट्री हुई है ना, वो जो आखिरी 10 मिनट की कमेंट्री थी ना, जश्न के मनाजिर सब कुछ तो हमने देख लिया, एंजॉय कर लिया, लेकिन आखिरी 10 मिनट की कमेंट्री जो है वो मैंने एक दफ़ा नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ 3 दफ़ा सुनी है, और वो सुन के एड्रेनलिन रश, जज्बा, जो दिल करता है आप एक्चुअली वो जो वीडियो है ना बाद में हम आपको दिखाएंगे जिसमें दरवाजा उखाड़ रहा है एक नौजवान फैन, मेरा दिल कर रहा था कि मैं घरों की चीजें तोड़ना शुरू कर। हाँ, अच्छा पता है क्या, ये गोल बनता भी था कि इस पे उल्टी समरसॉल्ट मारी जाए, छलांगे पुटियां चाला जिसे कहते हैं ना, वो मारी जाए। इट वाज अ ब्यूटीफुल गोल, और फुटबॉल जो लोग देखते हैं समझते हैं, उन्होंने कहा है कि ये गोल तारीख में याद रखा जाएगा। वैसे जो फुटबॉल देखते हैं और समझते हैं उनका ये भी कहना है कि मैच जब शुरू ही हुआ था, जो स्टाइल था सऊदी अरेबिया का और जो एग्रेशन थी, मतलब they were there to win it by hook or by crook, almost aggressive, almost it was very aggressive style of almost 30 से ज़्यादा मर्तबा गोल पोस्ट को हिट करने की कोशिश की अर्जेंटीना ने, और सऊदी अरब को सिर्फ 3 दफ़ा यह मौका मिला, और उन 3 दफ़ा में से 2 दफ़ा को उन्होंने गोल में कन्वर्ट कर लिया। सो ज़्यादातर जो फुटबॉल है, जो गेंद है, वो अर्जेंटीनियन खिलाड़ियों के पास ही रही, लेकिन सऊदी अरब के पास जब जब मौका मिला उन्होंने इस मौके पर चौका मारा। नॉट जस्ट दैट, अगर बॉल जो है वो दूसरों के पास रहा तो आपकी कैपेबिलिटी तो इस चीज़ में भी है ना कि आपने कितनी बार डिफेंड किया अपने आप को। सो दैट इन इटसेल्फ, गोल करना तो बहुत बड़ा, ऑब्वियसली दैट इज व्हाट मेड यू विन, लेकिन डिफेंड करना, अगले को गोल ना करने देना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगली टीम देखेंगे क्या, एक गोल गालिबन ऑफसाइड हुआ है। वीआर की वजह से आपको पता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और उसकी वजह से उनको ज़रा डिसएडवांटेज भी हुआ, लेकिन बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, अमीर कतर भी मौजूद थे, सऊदी अरब का परचम लहरा रहे थे। गालिबन हम भी होते तो यही करते, हम भी यही तकरीबन रिएक्शन देते जो वहाँ पर पूरी दुनिया से आए हुए पर्टिकुलरली मुस्लिम फैंस का था, और सड़कों पे जश्न था, बाजारों में, गलियों में, कैफेज में। दिस इज नॉट जस्ट सिर्फ सऊदी तक नहीं रहा, मतलब पूरा अरब ममालिक सारे जो है ना उनके लिए बहुत, ये देख लें कुछ मनाजिर तो हम आपको दिखा भी रहे हैं। अच्छा, साथ में एक और चीज़ बताऊं, अर्जेंटीना के लिए ये उनका कोई अनबीटेबल रिकॉर्ड जो चल रहा था ना, वो 36 मैचेस का था अनबीटन, कि अभी तक उनको 36 मैचेस में किसी ने नहीं हराया था, और अब आके वर्ल्ड कप में सऊदी अरब जैसी टीम ने उनको हरा दिया और उनका पूरा रिकॉर्ड भी खत्म हो गया, उनकी जो एक वो चल रही थी। तो जश्न ऐसा वैसा बनता था, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है भाई। फिर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस तारीखी जीत में की खुशी में आज मुल्क भर में छुट्टी दी है। उनकी अपनी तस्वीरें ये देख रहे हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर, मतलब वो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ ये देख रहे थे मैच, और सेलिब्रेशन की तस्वीरें, और क्या कुछ नहीं था। फिर आज तो छुट्टी है, फिर तहफ़ भी आपको पता है, आई एम प्रीटी श्योर कहीं हम सुन रहे थे, मैंने पढ़ा, कोई गाड़ियों की खबर सुन रही थी ना, फैंटम रोल्स रॉयस हर प्लेयर को दी जाएगी। आई एम जस्ट सेइंग इट, आई डोंट नो कि ये फैक्चुअली करेक्ट खबर थी, लेकिन ये मैंने देखी जरूर है, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा हो। और उनकी यहाँ तो आज ईद का समा है, लेकिन क्या कल हमारी भी है भाई, पब्लिक हॉलिडे है, कल हमारी भी चांद रात थी
क्यों? नो समरी आ गई। अच्छा वो समरी आ गई। हाँ जी, हमारी तो मतलब आप इट इज़ ट्रैजिक दैट इट शुडंट बी अ बिग डील इन एनी कंट्री, बट अब यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि एक ही तैनाती के गिर्द तमाम सियासी जमातें, सियासतदान, उनकी सियासत, सब कुछ इसी के गिर्द घूम रहा है। और फिर जियो न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल हुआ कि अंसार अब्बासी साहब ने जियो पे ख़बर ब्रेक की और उसके बाद उसकी पहले तो तरदीद हुई हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से। रात को कहीं मुझे लगता है एहसास हुआ कि भाई उठो उठो ट्वीट करो, नहीं आई। फिर उसके बाद तस्दीक का सिलसिला भी शुरू हो गया। DGISPR के ऑफिशियल अकाउंट से भी तस्दीक कर दी गई और बताया गया कि 6 जर्नैलों के नामों पर मुश्तमिल समरी भेज दी गई है वजारत दिफा को। और उसके बाद फिर हमारे वज़ीर दिफा ने भी तस्दीक कर दी है कि समरी मौसूल हो गई है। मतलब हमारे कितना जनरल पब्लिक डिस्कोर्स की ये बातें, विच टू मी इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज और आप दुनिया के किसी मुल्क में भी देख लें, अब क्या समरी आई है, कौन उस पोजीशन पे तैनात हो रहा है, डेजिग्नेट हो रहा है, जनरल पब्लिक का क्या लेना देना इस चीज़ से। बट हमारे मुल्क में बच्चे को पता है, बच्चा एक दोस्त है, वो इंतजार में कहता है मेरी बैठा है। कमेटी रुकी हुई है क्योंकि पता नहीं किसी का कारोबार मुतासिर हुआ है। वो कहता है जब ये मामला सेटल होगा तो पैसे मिलेंगे और कमेटी मिलेगी। Having said that, ये नहीं होना चाहिए। It should not be इतनी हमारे पब्लिक नॉलेज में या फिर आम आदमी जो है उसका क्या लेना देना होना चाहिए इस चीज़ से। बट वाई आर वी सो इन्वेस्टेड, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बट एनीवे कुछ और बातें भी हैं। इमरान खान और उनके साथी आपको याद है 26 नवंबर को रावलपिंडी में सियासी ताकत का मुजाहरा करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो वी एक्चुअली थॉट और यही इंप्रेशन मिल रहा था कि प्रॉब्ली जलसा होगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब बात जो है वो खैमा बस्तियां कायम करने तक आ गई है। जी कहा यही जा रहा है कि तारीख में ऐसी टेंट सिटी नहीं देखी होगी जो वहाँ लगने वाली है। तो धरना देंगे फिर क्या? कुछ ऐसा ही लग रहा है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के फैजाबाद के मकाम पर ऑब्वियसली और कहाँ जाना है, सियासी पड़ाव जो है वो डालने का हतमी फैसला कर लिया है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ एक जलसा करके घरों को चली जाएगी अब्दुल्ला, यही आपका वाला सवाल था, या फिर वहीं धरने देगी? तो इस मामले में कोई बात अब तक वाजे नहीं है और PTI रहनुमा असद उमर की बातों से इशारा मिल रहा है कि शायद ये मुजाहरा महज जलसे तक महदूद ना रहे और वो खैमे लगाने की बातें कर रहे हैं। सुनिए ज़रा। और उससे 26 जिस दिन ये इज्तिमा होना है उससे एक दिन पहले ही इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख की शाम को देखेंगे लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले पूरी एक खैमा बस्ती वहाँ पे बना दी जाएगी अल्लामा इकबाल पार्क में। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा की आपको वहाँ पर तैयारी नज़र आएगी। हुकूमत पहले दिन से कह रही है कि इमरान खान की एहतजाजी सियासत का मकसद सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना है। 26 नवंबर की तारीख का इंतखाब भी दबाव डालने का एक हरबा है। तहम आज क्या तारीख है? समरी आ गई है तो मेरा ख्याल है कि कल तक फैसला मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तो 26 का इंतजार क्यों करना है आपने? पहले तो ये बता दीजिए। अब 23 की अलसुब या रात गए 22 की समरी आपको मौसूल हो गई है, तो फिर आप फैसला कर लें आज में इस मामले को निपटाएं। खैर ख्वाजा आसिफ ने फिर वाजे कर दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती से फारिग हो जाएं, फिर PTI से दो हाथ कर लेंगे। वैसे आई वंडर इसको भी किस नज़र से देखना है, इस बयान को देख लेना। एक अदारा आज 75 साल के बाद ये बरमिला कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं और हम अपना जो एक सियासी रोल था उसको तर्क करके अपने आईनी रोल में वापस जाने का उन्होंने बाकायदा एक अनाउंसमेट की है। और उस न्यूट्रलिटी को जो है इमरान खान साहब जो हैं वो उसको एक ताना बना दिया। आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वज़ीर आज़म का ख़त मौसूल हुआ और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों जो है 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पर पहुँच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। खैर 21 तारीख की ये गुफ्तगू थी और फिर 22 को रात को ये समरी जो है वो आ गई।
हो गई आपकी डेट्स प्रॉपर, ओके, कंफर्म हो गई। अच्छा जी, दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ेकार पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आर्मी चीफ जो भी लगे, जो भी तब्दीली आए, उससे पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें कोई स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं आनी जब तक वो नए इलेक्शंस की तरफ नहीं जाए। इस तरह तो आप क्लब क्रिकेट के कप्तान को नहीं चुना जाता जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि फ़ौज के सरबराह के ऊपर एक पूरा तमाशा लगा हुआ है। वैसे कौन से आइन में गुंजाइश है कि आर्मी चीफ ने जाना है इलेक्शन की तरफ, ये तो बता दें फवाद चौधरी साहब। आप कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि इदारा ए पोलिटिकल हो गया है, मगर आपको फ़िक्र ये भी होगी कि अगर इदारा ए पोलिटिकल हो गया तो आप जैसों के सियासी मुस्तकबिल का क्या होगा। हाँ, ऐसा भी है, हो सकता है। खैर, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस में मौसूल हो गई है। एक आम तासुर ये भी था कि अहम तैनाती के बाद सियासी हालात मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ के बयानात से ऐसा लग नहीं रहा है। मतलब ख्वाजा आसिफ का बयान भी कोई जिम्मेदाराना नहीं है कि हम दो हाथ कर लेंगे। भाई, कब तक ये दो हाथ आपने करते रहना है? क्योंकि इस वक्त अगर किसी चीज़ के साथ दो हाथ हो रहा है ना, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। सब मिल बैठ कर उस पर तवज्जो दें, उसको ठीक करें, या एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ डाले ही रखना है और एहतजाज और धरने ही किए रहना है और बयानात ही देते रहने और मईशत का चाहे हो बेड़ा। अगर वैसे अब मजीद क्या होगा, हो तो गया है। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि अगर तहरीक इंसाफ ने फैज़ाबाद में अपना क़याम तवील कर लिया तो मामलात जो हैं वो शायद मज़ीद ख़राबी की तरफ भी जाएंगे, जो ज़ाहिर है मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट्स देने से पहले सारे सोच लें कि आप किधर धकेल रहे हैं मुल्क को। जो मतलब अब तो लगता है कि और मज़ीद डीपर खाई भी नहीं है, उस तरह हम एक चीज़ में गिरे हुए हैं। वैसे मुझे एक बात बताएं, मरियम औरंगज़ेब, बिल्कुल भट्टी साहब तो हमारे साथ मौजूद हुए हैं ही, लेकिन मरियम औरंगज़ेब ख्वाजा आज से पहले तरदीद करते हैं, फिर तस्दीक करते हैं। भाई, आप वेट कर लेते। मतलब माशाअल्लाह अंसार अब्बासी साहब का रिकॉर्ड है कि उनकी खबरें गलत नहीं होती हैं। तो अगर वो जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पे ये खबर दे रहे हैं तो आपको मेरा ख्याल है कि तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद ISPR ने तस्दीक कर दी और फिर आप दोबारा तरदीद को तस्दीक में बदलते रहे। अजीब सर्कस बनाया हुआ है। इरशाद भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अच्छा जी, इमरान खान साहब 26 तारीख को रावलपिंडी आने वाले हैं, विच इज़ सैटरडे, और एक जलसा तो ऑब्वियस ही होगा ही, लेकिन तहरीक इंसाफ की तैयारी ऐसी भी लग रही है कि कुछ लोगों को ठहराया जाएगा, किसी धरने की शक्ल भी जो है वो बन सकती है। तो आप समझते हैं कि धरना देना तहरीक इंसाफ का प्लान हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये तो मुल्की हालात पे डिपेंड करता है कि इस वक्त क्या हालात हैं। जब 26 नवंबर आएगी तो उस वक्त क्या हालात होंगे। अभी तक तो यही सुना जा रहा है कि तहरीक इंसाफ आएगी, जलसा करेगी और उसके बाद अगले लाएअमल का ऐलान करेगी। लेकिन हो सकता है धरना भी दें, मगर धरना देंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगी सड़कें, शाहराएँ ये बंद करने की? मेरा नहीं ख्याल के देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ी सख्त है और वो कह चुकी है कि अगर कोई शहरियों के हकूक़ मुतासर हुए, गैर आइनी गैर कानूनी काम हुआ तो हम मुदाखलत करेंगे। पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी ऐसी डायरेक्टिव हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है। था ना। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है भट्टी साहब कह रहे थे कि भाई ये तकर्री हो जाए फिर इमरान खान से दो हाथ करेंगे। अब पता नहीं हमें कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। अजीब सी बात लगती है, मायूब सी उनकी तरफ से आना। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि भाई ये तकर्री हो जाए, इलेक्शन लेकर दे आर्मी चीफ। इलेक्शन कैसे मतलब कौन से आइन में लिखा है कि इलेक्शन आर्मी चीफ लेके दें? ये ऑप्शंस कैसे एक्सरसाइज करेंगे ये लोग? पहली बात तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब फ़ारिग तो हो लें। मुझे तो नहीं लगता कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारी ज़िंदगियों में फ़ारिग हो जाएंगे। दो हाथ तो बाद में, जब उनके हाथ तो फ़ारिग हों। क्या मजाक बनाया हुआ है इन्होंने सारे मुल्क का, किन चक्करों में पड़े हुए हैं। सुबह बयान, दोपहर बयान, शाम बयान। कारकर्दगी देखें अपनी हुकूमत की, परफॉर्मेंस देखें अपनी हुकूमत की। आप अहल थे, तजर्बाकार थे, अरस्तू थे। 6 महीने की कारकर्दगी देखें। दो हाथ इमरान खान के साथ कर लें भाई, इमरान खान के साथ हाथ। दो हाथ महंगाई के साथ करें, दो हाथ बेरोज़गारी के साथ करें, दो हाथ गुर्बत के साथ करें, दो हाथ मईशत के साथ करें, दो हाथ IMF के साथ करें, दो हाथ डॉलर के साथ करें, दो हाथ बिजली के साथ करें, दो हाथ गैस के साथ करें। जिन कामों के लिए आए थे उन कामों के साथ हाथ करें। लेकिन मैं कैसे ऐसे फजूल बातें कर रहा हूँ? ये तो इन्हीं कामों के लिए आए थे
नवंबर की तकर्री करनी है, नायब मुकाना इमरान से 2-2 हाथ करें, कर लें जी 2-2 हाथ। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, देखिए क्या सूरत हाल बनती है। इस वक्त नहीं लगता कि जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि इन हालात में इस कारकर्दगी के साथ PDM की खुदकुशी होगी कि वो जल्दी इलेक्शन में चली जाए। ये राइट भट्टी साहब, 2-2 हाथ करने के लिए हुकूमत के पास बहुत तवील फहरिस्त है, पहले उनसे कर लें। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं, जिन पे ज़्यादा तवज्जो और टाइम देना चाहिए इस वक्त। खैर एनीवे, भट्टी साहब, अब कशीदगी जो है जिस हद तक जा चुकी है, बड़ा खदशा है कि कहीं किसी किस्म का टकराव ना हो जाए, और मतलब खदशा भी है और एक्सपेक्टेशन भी है कि ऐसा तो होगा। तो आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपको नहीं ये नज़र आ रहा कि कोई ये टकराव रुकवाने के लिए राब्ते या कोशिश कर रहा हो? पहली बात तो ये है कि आप बड़ा मासूम सवाल है कि टकराव हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या टकराव होगा जो हो रहा है। वफाक बामुकाबला सूबा, वज़ीर आला बामुकाबला वज़ीर आज़म, इमरान खान बामुकाबला PDM बामुकाबला इमरान खान, क्रॉस फायरिंग में आ गई इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया। और क्या चाहते हैं? इमरान खान पे कातलाना हमला हो चुका है, उसे दहशतगर्द बना दिया गया है, उस पर 26 मुकदमे हो चुके हैं, तोशा खाना चली जा रहा है, ममनुआ फंडिंग है, हर तरफ तहकीकात हैं, हर तरफ तफ्तीशें हो रही हैं। इससे ज़्यादा और क्या टकराव हो सकता है? एक नॉर्मल जो होनी थी तकर्री, वो इतनी हाइप पे चली गई है। इससे ज़्यादा क्या और टकराव हो सकता है? यानी समरी आएगी, समरी नहीं आएगी, समरी की ज़रूरत ही नहीं है, समरी की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा और क्या टकराव हो सकता है? जहाँ तक राब्तों की बात है, कौन राब्ते करेगा? हमने पिछले 6 महीनों के बाद हमने किसी को इस काबिल नहीं छोड़ा कि कोई क्रेडिबल रह जाए। सब के सब हिस्सा हैं इस टकराव का, और अब क्या करें? मुल्क एक तरफ है और आम एक तरफ है, बाकी सारे टकराव में हैं। अल्लाह मेरे मुल्क पे रहम करे और इस मुल्क की कौम पे, आवाम पे रहम करे। बिल्कुल, अल्लाह जी हम सब पे रहम करे। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। सबको पता है क्या, अगर होश के नाखून लेने चाहिए और इस मामले से फारिग होकर सब मिल बैठ कर फैसले करें कि किस तरह इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, और अब ये सर्कस, ये तमाशा, ये बंद किया जाए। खैर, मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान तहरीक खैमा बस्तियाँ लगाने का प्लान तो कर रही है, लेकिन अगर अब धरना देंगे तो किस लिए धरना देंगे? तो क्योंकि इस मरतबा तो किसी की एक्सटेंशन का मामला भी नहीं है। आपको याद है ना, पिछले धरने से मुताल्लिक बहुत सी खबरें हैं मुबैना तौर पर। खैर, अच्छा, इससे पहले जो आपने इल्तिजा की थी ना कि सारे बैठे हैं और ये व्हाट आर यू टॉकिंग, भट्टी साहब फिर वापस आ जाएंगे। किस किस्म की मासूमाना और इनोसेंट सी बातें करिए, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। चीना का मैच तो हुआ ही, लेकिन इसके अलावा भी 3 मैचेस जो हमने आपको नहीं बताया बिकॉज हम इतने एक्साइट हो गए थे, तो जल्दी से बता दें। कल पोलैंड वर्सेस मैक्सिको भी हुआ था और दोनों ड्रॉ हो गया था। बिल्कुल, ट्यूनिस वर्सेस डेनमार्क भी, इसको ड्रॉ ही कहते हैं ना, जब दोनों एक ही हुआ था। अच्छा, और फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में फ्रांस जीत गया था ऑब्वियसली। आज 4 मैचेस होंगे, बेल्जियम वर्सेस कनाडा और मोरक्को वर्सेस क्रोएशिया, स्पेन वर्सेस कोस्टा रिका, बेल्जियम वर्सेस कनाडा और जर्मनी वर्सेस जापान, जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं। ये आपने कहा था, लिहाजा मैंने उसको रिपीट कर ब्रेक में कहा था, जर्मनी और जापान का तो रोज ही एक मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका मैच हो ना हो वो स्टेडियम पूरा साफ करके जाते हैं। कमाल ही किस्म के लोग हैं। मैच होना चाहिए। वैसे तो मुख्तलिफ स्टेडियम्स में मैच हो रहे हैं, अगर किसी स्टेडियम में 2 मैचेस हो तो इनका दूसरा होना चाहिए ताकि पहले वालों का गंदा। बहुत अच्छे लोग हैं, और वो ये भी नहीं कि वो बड़ा इसको मशहूर करते हैं और अपनी टिकटॉक, वो कह रही है कैमरों के लिए नहीं करते, वो उनको खामोशी से करते हैं ना। वही तो कह रहे हैं, कहते हैं हम एज जापानीज सिटीजन, या हमारी जो अपनी एक टीचिंग है, हम गन छोड़ ही नहीं सकते ना पीछे। तो ये भी एक बहुत बड़ी। मोहम्मद ईसा फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। थैंक यू ईसा भाई। बताइएगा, कल के मैच में सऊदी अरब की स्ट्रैटेजी के बारे में आप अपनी माहिराना राय ज़रा हमें, हम तो एज फैंस देखते रहे हैं, लेकिन आप एज अ प्लेयर बताएं कि क्या कुछ अलग किया उन्होंने जिससे ये इतना बड़ा अपसेट हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा है कि मतलब 36 मैच के बाद जो है ना इतने बड़ी टीम को शिकस्त देना, ये लाजमी बात है कि इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग किया होगा कोच ने,
तो मेरे ख्याल से कोच ने जो कल मैंने महसूस किया है कि सऊदीया की टीम में जो है ना एक स्पिरिट नज़र आ रहा था, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस इतना अच्छा था कि 90 मिनट जो है ना उससे भी तकरीबन 11 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया है और पूरी मैच में वो प्रेसिंग भी कर रहा था और बॉल भी छीन रहा था और वापस जो है ना पूरा डिफेंस लाइन जो उनके ऑर्गेनाइज बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज था और इस तरह मिडफील्ड में। तो मेरे ख्याल से जो कोच की प्लानिंग थी और ख़ासकर जो एक ऐसा प्लेयर जिस तरह मेसी, उसको मतलब पूरी मैच में इस तरह बेहतरीन तरीके से मार किया हुआ था कि हर वक्त उनके ऊपर तीन प्लेयर जो है ना प्रेसिंग के लिए आ रहा था। तो मेरे ख्याल से कोच, ये सारा क्रेडिट मैं कोच को देना चाहता हूँ क्योंकि कोच ने बहुत अच्छे तरीके से इतनी बड़ी टीम को जो है ना शिकस्त दी है और एक बहुत बड़ा अपसेट वर्ल्ड कप का हुआ है। वैसे इससे भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि लिटरली फॉर अ वाइल तो मेसी ग्राउंड में नजर भी नहीं आ रहे थे, उनके ऊपर इतने लोग थे, मतलब पूरी एक स्ट्रेटेजी थी कि मेसी को नहीं आपने आगे जाने देना। ये बताएं, पहली बार चूंकि ये अब कतर में हो रहा है, मिडल ईस्ट में फीफा वर्ल्ड कप है, तो क्राउड सपोर्ट हमने देखा बहुत ज़्यादा थी सऊदी के साथ, नेचुरली ज़्यादा अरब ममालिक से लोग आए हुए थे। ये मैटर करता है जब आप खेल रहे होते हैं, व्हेन यू आर इन द ग्राउंड, दो टीमें और इतना कोई कांटे का मुकाबला हो रहा हो, वर्ल्ड कप हो रहा हो, और लोगों की सपोर्ट कितना मैटर करती है उस वक्त परफॉर्मेंस में? बिल्कुल, ये तो कल इस तरह लग रहा था कि सऊदीया का बिल्कुल होम ग्राउंड है कि सारा जितने भी सपोर्टर थे और मतलब हालांकि कतर में हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सऊदीया में है। तो मेरे ख्याल से इस पे जो है ना बहुत ज़्यादा दूसरे जो ओपोनेंट टीम है उस पर प्रेशर पड़ता है। और कल जब गोल ड्राज हुआ है तो इस वजह से जो है ना पूरी जो अर्जेंटीन की टीम है वो बिल्कुल नर्वस हो गए और उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह अपने कम्बिनेशन प्ले को बरकरार रख सके। तो और उसने जो है ना जिस तरह डिफेंस करते करते जो है ना काउंटर अटैक पे जो है ना बहुत बेहतरीन जो तीन चांसेस पे जो है दो गोल काफी ज्यादा हुए और फिर वो मोमेंटम ब्रेक होता था। फिर तो आप लगता है कि ये कोच भी, फ्रेंच जो कोच सऊदीया के, उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि इस तरह से हमने ज़रा ब्रेक लगानी है और फिर दोबारा से मोमेंटम बनाना है या ऑर्गेनाइज होना है? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि 27 पोल प्ले सऊदीया की टीम ने किया है। तो ये इसी वजह से किया है कि जो उनकी कम्बिनेशन है या उनकी मूवमेंट जब जा रहा हो तो उनको स्टॉप करे, तो दोबारा से पूरी टीम को किस तरह हम ऑर्गेनाइज करें, चाहे मिडफील्ड हो, डिफेंस लाइन हो। तो इस वजह से वो इस चीज़ में कामयाब भी हुआ है। और उसकी जो है ना एक उनकी जो बैक पे जो है ना जो कीपर खेल रहे थे डिफेंस के, तो उसने इतने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है कि मेरे ख्याल से जो है ना जब आपकी गोलकीपर अच्छा खेलते हैं तो डिफेंस को एक हौसला मिलता है कि फिर, और डिफेंस भी उसी से ज़्यादा स्पिरिट के साथ जो है ना फिर खेलना शुरू करता था। तो मेरे ख्याल से कल के मैच में जो है ना उनकी कीपर का भी बहुत अहम किरदार था, जो बहुत आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेला और बहुत से अच्छे सेव किए। तो ये भी एक वजह था जो कल सऊदीया की टीम में नज़र आया। अच्छा, ये भी बताइएगा ईसा भाई कि जब येलो कार्ड मिलता है किसी टीम को, वो फिर मैच भी हो गया, उसका अगले मैच पे कोई असर पड़ता है उस टीम के लिए? डज इट कैरी फॉरवर्ड? जिस तरह पॉइंट्स वगैरह होते हैं, तो एक दफ़ा येलो कार्ड हो गया फिर वो उस मैच के साथ ख़त्म हो गया या फिर वो आगे भी चलता है? नहीं, ये आगे भी चलता है और ये इसमें भी जो है ना जब ग्रुप्स में जो है ना ग्रुप स्टेज में पॉइंट और गोल सब कुछ बराबर हो जाए तो फिर ये फेयर प्ले जो येलो कार्ड है, रेड कार्ड है, फिर इस पे फैसला होता है। तो ये मेरे ख्याल से टीम के लिए नुकसानदेह है। और ये अगर नेक्स्ट मैच में जो प्लेयर जो इस मैच में येलो लिया है, अगर नेक्स्ट मैच में येलो ले ले तो मेरे ख्याल से वो अगले मैच जो है ना फिर वो रेड कार्ड है वो नहीं खेल सकता है। तो ये मैच टीम के लिए प्रॉब्लम्स तो ज़रूर है, मगर ये कि इसने इतना बड़ा टीम को रोकना, मेरे ख्याल से उनका प्लानिंग भी यही था कि कार्ड का उसने बिल्कुल वो नहीं किया, केयर नहीं किया और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया कि उन्होंने चले जो भी स्ट्रैटेजी थी उन्होंने तारीख बना दी है, तारीख इनफैक्ट बदल दी है। 3 साल से अनबीटेबल थी अर्जेंटीना की टीम। आज के फेवरेट्स आपको कौन से लग रहे हैं? मतलब 4 मैचेस हैं, पूरी एक फहरिस्त दी है, जर्मनी, जापान। मैं तो जापान और कनाडा को सपोर्ट करूंगा। स्पेन, कोस्टारिका, मोरक्को, क्रोएशिया, बेल्जियम, कनाडा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? चांसेस किसके बेस्ट हैं? बिल्कुल
मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में यही बोला था कि एशिया की 2 टीमें जो है ना उसमें इतनी सलाहियत है कि वो अपसेट कर सकते हैं, एक सऊदीया की टीम और एक जापान की टीम। तो मेरे ख्याल से जापान की जो जर्मनी के मैच है वो आज मेरे ख्याल से लोग भी एक बड़े अपसेट की तवक्को कर रहे हैं। और बेल्जियम टीम बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है और बेल्जियम की टीम मतलब उनकी भी परफॉर्मेंस पिछला बहुत अच्छा है। और मोरक्को और उसका मैच कोस्टारिका का जो मैच है मेरे ख्याल से वो भी मतलब हर मैच ये एक बहुत बड़ा इवेंट्स है। इसमें मतलब लोग जो सोचते हैं कि ये टीम फेवरेट लोगों का फेवरेट हो सकता है, मगर ग्राउंड में जब मैच होगा 90 मिनट जो रिजल्ट आएगा ना वो फेवरेट होगा। बिल्कुल, जो फेवरेट हो ग्राउंड में जो होता है वो कुछ और ही चीज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल अब आज के मैचेस पे हम कल आपसे बात करेंगे। थैंक यू। जापान और जर्मनी सिर्फ मैच भी इनका पड़ा है ना, जापान और जर्मनी वाला। वैसे लग इसलिए भी रहा था कि कतर में नहीं सऊदी में मैच हो रहा है क्योंकि एक्चुअली बॉर्डर सऊदी और कतर के मिलते हैं आपस में। ओहो, अच्छा क्योंकि बात हम अभी फुटबॉल और वर्ल्ड कप की कर ही रहे हैं तो जल्दी से आपको बता दें कि रोनाल्डो ने सडनली एकदम आउट ऑफ नोवेयर, नॉट रियली आउट ऑफ नोवेयर, मतलब इट वाज वेरी मच बताने तो दो किया क्या बताएं ना। नहीं, अब आपने मुझे रोक दिया ना, मैं अच्छा वाला बता रही थी कि रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से खैर बात कर दी, उनको खुदाफिज कर दिया और छोड़ दिया। एंड दिस हैपेंड, ओके फाइन, इट माइट बी एक्सपेक्टेड, लेकिन इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप चल रहा है और उन्होंने ये बॉम्बशेल फेंक दिया। अब्दुल्ला आप बताएं क्यों? वजह रोनाल्डो ने क्लब मैनेजर के खिलाफ आपको पता है एक मुतनाज़ इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे इन साहब का कोई एहतराम है ही नहीं दिल से, और इस पे फिर बाहमी रजामंदी से अब ये तय हुआ है कि दे वो पार्ट देयर वेज। सो दिस इज इट। ये इंटरव्यू जब आया था इनका ये कहना था कि मैनेजर की वजह से इनको सही मौके नहीं मिल रहे थे। हाँ, बहुत मतलब उस इंटरव्यू में और काफ़ी कुछ था, इट गॉट वायरल और काफ़ी कुछ कहा गया। सो ये आप सुन सकते हैं जाके यूट्यूब वगैरह पे। आपको बताया ना सऊदी में तो आज ईद है, लेकिन कल हमारी यहाँ भी चांद रात थी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। उसी से मुताल्लिक अपडेट है, हम दे दें आपको। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। वज़ीर आज़म हाउस ने इस बात की बाज़ाब्ता अब तस्दीक कर दी है। सबसे पहले कल जियो न्यूज़ ने खबर ब्रेक की थी, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी रात को हमने आपको बता दिया था। फिर हुकूमती ज़राए से कुछ तरदीदें आईं, फिर बाद में DGISPR की तरफ से तस्दीक की गई, उसके बाद तस्दीक की गई वज़ीर दिफा की तरफ से, और अब वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से भी तस्दीक कर दी गई है। कहा गया है क्या? कहा गया है कि असम्बली में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी चीफ के ओहदों के लिए नामों का पैनल भिजवा दिया गया है और वज़ीर आज़म मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक तैनातियों का फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि असम्बली के बाद बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। DGISPR के मुताबिक GHQ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स की नाम वजारत दिफा को भेज दिए हैं। इससे पहले हमने आपको बता भी दिया था, कंफर्म भी कर दिया था। नाम एक दफ़ा आपके सामने दोबारा दोहरा देते हैं, डबल हो गया, दोहरा देते हैं। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल आज़म मुनीर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास है, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं। वैसे अब तक के नाम तकरीबन तमाम पाकिस्तान को अज़बर हो चुके हैं और दिस हैज़ बीन a part of our drawing room discussions for quite some weeks now. Shouldn't have been. मैं वही बात दोहराऊंगी कि ये बिल्कुल होना अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। It should not be our public discourse. उनका क्या लेना देना इस चीज़ से? Anyway, आगे चलें। और कराची में क्या हो रहा है जिससे हम सारों का लेना देना है? अमन व अमान की सूरत हाल तो आपको पता ही है और अब आपने लेटेस्ट इंसिडेंट भी देख लिया। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला मुल्ज़िम खुर्रम निसार बैरून मुल्क फरार भी हो चुका है। हम बातें कर रहे थे और हमें ऐसा लगे कि लिटरली ये इंसिडेंट हुआ है, वो वहाँ से अपने घर नहीं गया, सीधा एयरपोर्ट गया एंड ही गॉट ऑन टू द गाड़ी बदली है उसने मीनवाइल। तो जी हाँ, वैसे टेक्निकली ट्रू ऐसा हुआ है। तो जी इमिग्रेशन पे तस्वीर बनाते वक्त मुल्ज़िम के चेहरे पर घबराहट के बजाय एतमाद देखा गया, जो हमने अभी आपको तस्वीर दिखाई है। और पुलिस अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्ज़िम तक पहुँचने में नाकाम रही है। मेरे ख्याल है वो सो रहे थे रात को, उसके बाद सोते रहे, उसके बाद सुबह जब होश आया मीनवाइल वो निकल चुका था। इसी पे हम जरा अपडेट लेते हैं क्योंकि इससे फिर मुबैना एक अब्डक्शन की कहानी, फिर गुफ्तगू में मुझे कुछ सवालात इस मुल्ज़िम के भी, देखिए कातिल को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ज़रा थोड़े से कंसर्निंग लग रहे थे कि वो ये पूछ रहा है बार बार कि भाई
वो कसम खा के कह रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा थाने, मुझे बताओ तो सही किस थाने। डिफेंस में, डिफेंस में भी 2 थाने हैं गालिबन, एक गिजरी है, एक उधर फेज 8 वाला थाना है। सो खैर हम तला हाशमी से पूछते हैं। तला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब बताइए, हम कल तक तो ये ज़ाहिर डेवलपिंग स्टोरी थी, लेकिन अब बहुत कुछ सामने आ गया है। सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि कोई मुबैना अबडक्शन थी इसमें, बिकॉज इस पे भी सीरियस मेरे तो एटलीस्ट डाउट्स हैं, यू नो, बिकॉज वी सी सो मेनी पीपल अबाउट 26 स्ट्रीट, बिल्कुल अब्दुल्ला शाह गाजी के नाम है, पीपल हु नो कराची, हु नो इट्स अ वेरी बिजी क्राउडेड स्ट्रीट, एंड वी हैव सीन पुलिस वालास हरासिंग पीपल ऑन दीज रोड्स एज वेल। अनफॉर्चुनेटली ये सारे फैक्ट जो है ना वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, जब ये परसों रात में ये हुआ, तकरीबन 11:48 पे ये खबर आई कि एक पुलिस एहलकार को डिफेंस फेज़ 5 में 26 स्ट्रीट के साथ ही मार दिया गया। अच्छा, वो एक ऐसी स्टोरी थी कि डिफेंस के क्लिफ्टन का कोई इशू होता है तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा सेंसिटाइज हो जाता है। तो उसके बाद जब हमने इसको फॉलो करना शुरू किया तो जो पहली मेरी बात हुई DIG साउथ से और SSP साउथ से, तो इनिशियली ये चीज़ सरफेस हुई कि जी ये ही वाज कि वो कोई लड़की को किडनैप कर रहा था और फिर उसने शोर मचाया। तो फिर उसके बाद एक स्टोरी ये थी कि उसने शोर मचाया तो पुलिस वाले पहुँचे। फिर ये था कि वो लड़की के साथ जा रहा था, गाड़ी में लड़की मौजूद थी, बट ये मुबहम ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुबहम है। इसका कोई सबूत, कोई वीडियो भी नहीं है, इसका कोई वीडियो, इसकी कोई सबूत नहीं है। इट कुड बी अ कवर स्टोरी, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो एक पुलिस एहलकारों का क्लिफ्टन डिफेंस में रात के औकात में एक माजी में उनका किरदार रहा है, तो उसमें जी बिल्कुल उसमें। अच्छा, अब इसमें भी देखें, अब इन दोनों का एक तो देखें, कत्ल को जैसे आपने कहा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ मर्डर ऑफ अ लॉ इन्फोर्सर, तो आप उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। एक आम आदमी भी कत्ल होता है, आप उसको वो माशरे में, आपकी सोसाइटी में एक बिल्कुल एक खौफ से फैल जाता है, और ख़ास तौर पे जब कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी एहलकार को कत्ल किया जाए और इस तरह कत्ल किया जाए कि सबके सामने, उसके हाथ में पिस्तौल है, सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है, वो उसको मार देता है, वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उसको देख के भागते हैं, तो एक खौफ पैदा हो जाता है और एक खौफ पैदा हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद इन दोनों की जो ड्यूटी थी वहाँ पे नहीं थी, इनकी ड्यूटी कहीं और थी। अब बहुत सारे सवालात हैं इसमें। शाहीन फोर्स इज़ नॉट अलाउड टू चेक द कार्स। शाहीन फोर्स को बनाया मौजूदा कराची पुलिस चीफ ने इसलिए था कि जो स्ट्रीट क्राइम है इसको रोका जाए। इसका मैंडेट सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को रोकना है, बट इसने गाड़ी वाले को रोका। अब गाड़ी वाले को क्यों रोका? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये कहते हैं जी हमने देखा कि लड़की किडनैप हो रही थी। अब वो लड़की कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं कल सारे दिन ये सवाल करता रहा। CCTV फुटेज में कहीं किसी एग्जैक्टली बात देखिए, बात ये है कि अब वो क्रिस्टल क्लियर है ना, तमाम चीज़ें इसमें क्रिस्टल क्लियर हैं। एक एक चीज़ की वीडियो आ गई है, सिर्फ लड़की की वीडियो नहीं आ रही, सिर्फ नहीं, मैं बिकॉज़ वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। पॉसिबली ये कवर स्टोरी है। हाँ, ये बिल्कुल काले शीशों की वजह से जरूर रोका होगा। और इसमें बताला एक और सवाल ये बनता है, जो हमने लास्ट वाली देखा है कि जहाँ पुलिस एहलकार जो था वो गाड़ी में ही बैठा हुआ था। ये ट्रेंड ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान में हमने देखा है कि पुलिस वाला आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ जाता है। ये दिस शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल। वैसे ही देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है उमा। और आप एक आर्म्ड पर्सनल जो आर्म्ड एक्यूज, उसके पास पिस्टल है, वो आपको बता रहा है और आप खुद ये कह रहे हैं कि आप मुझे मार देंगे। बेचारा उसको बाद में मार भी दिया, ज़ाहिर है वो कत्ल हो गया। 1 महीने बाद उस बेचारे की शादी होनी थी। ही वाज टू यंग और ही वाज टू यंग टू डाई। आप किसी के भी उम्र के हिसाब से तो आप नहीं कर सकते, ज़ाहिर है वो, बट 1 महीने बाद उसकी शादी थी बेचारे की। अब वो बहरहाल उसने जो भी किया उसका गलत था, सही था। अब हम इस बहस में ही नहीं है ना, क्योंकि ज़ाहिर है उसका मर्डर हो गया। जब उसका मर्डर हो गया तो सारी जस्टिफिकेशंस पीछे चले गई, जो कुछ उसने किया। अब हम इस पर आ जाते हैं। अब इसमें अब उनका जो कंडक्ट था, ज़ाहिर है वो कंडक्ट उनका थोड़ा शेडी था, क्योंकि उनकी वहाँ पे ड्यूटी नहीं थी, वो कहीं और उनकी ड्यूटी थी। वो यहाँ पे आए, फिर उसके बाद जो दूसरा पुलिस एहलकार है जिसने ये मुकदमा कराया, उसने भी उसी लड़की का जिक्र किया कि वो चीखी तो भाग गई। अब वो भाग गई तो 24 घंटे ज़्यादा हो गए। भाई वो कहाँ है खातून? अगर कोई कौन है भाई, क्या हो रहा था? अब और ख़ास तौर पे क्लिफ्टन डिफेंस कराची के किसी भी इलाके से खातून का अगवा, लड़की का अगवा, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल ये एक ऐसी स्टोरी होती है कि हर आदमी इस पर हिल के रह जाता है। अब वहाँ पे आप कहते हैं कि इस तरह हुआ, अब वो अभी तक आप उसको सरफेस नहीं कर पाया। देखिए ना, अब ये 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 36 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। पुलिस अपनी स्टोरी को साबित अभी तक नहीं कर पाई है। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद उसकी वीडियो निकली, फिर उसमें वो देख भी रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम मुझे मार दोगे। ही न्यू कि वो क्या होने जा रहा है।
वो स्मेल कर सकते हैं ना, तो ज़ाहिर वो स्मेल कर रहा था। और फिर इसके बाद ये जो मुलजिम है, अब इस मुलजिम के पास है जो इसकी गाड़ी है, इसकी गाड़ी में से एक नहीं कई वेपन्स निकले हैं। तो क्यों थे वैसे इतने वेपन्स इसके पास? ये स्वीडन से अभी आया था, मतलब क्या चल रहा था पाकिस्तान में जो इतनी गने लेके घूम रहा है? ये देखिए, मैं यही आपको कह रहा हूँ। अब हम इसके कैरेक्टर पर अगर जाते हैं, ठीक है, मान लिया कि वो जिस तरह उस पुलिस एहलकार ने किया वो गलत था, उसको नहीं करना चाहिए था, उसको अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए थी। अगर वो उसको रोक लिया था तो पहले सबसे पहला जो काम है लॉ इन्फोर्सर का वो ये है कि अगर कोई मुसल्लह शख्स है तो उसको ओवरकम करे, सबसे पहला काम है। और वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे, एक पुलिस वाला भी नहीं था। इनकी ट्रेनिंग होती है ना, कोई आम आदमी तो नहीं था, ये पुलिस एहलकार था और he was trained to do it। यही तो सारी बात है। लगता है कि इनकी एक होता है एसओपी, इनको वो एसओपी देवर सो मतलब ट्रेनिंग इनकी थी नहीं थी, बिकॉज जिस तरह वो उनको रोक रहे हैं, जिस तरह वो उनके साथ बैठ गए हैं, वो इन्फॉर्मेशन जितनी वीडियो में आ रही है, वो कह रहा है आप मुझे थाना बताएं कौन सा मैं पहुंच जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना। अब देखें, अगर हम बात करें वेस्ट की, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अगर कोई भी शख्स किसी पुलिस एहलकार पर असला निकालता है तो ही और शी इज ऑलरेडी डेड। वो तो पहले ठीक है, वो आपका असला, अब उसने असला निकाल लिया, आप उसके साथ बैठ गए। जो दूसरा पुलिस एहलकार है, इतनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसकी कि हाउ ही कुड अलाउ अपने साथी को कि वो एक मुसल्लह शख्स के साथ वो गाड़ी में बैठ के जा रहा है, मुठभेड़ हो रही है, मतलब कमाल चल रहा है। ये हमारा प्रैक्टिस है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ हमने सुना हुआ है पुलिस साथ आके बैठ जाती है और दोनों को पता है कि एक दूसरे के पास असलहा है, एक दूसरे के पास असलहा है। अच्छा, इस बंदे के कैरेक्टर के बारे में क्या पता लगा है? देखिए, अब तक जो पता लगा है वो ये पता लगा है, जो मेरी कल बात हुई थी SSP साउथ से, वो बताते हैं कि इसके वालिद चूँकि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, वो रैंकर हैं, ही इज़ नॉट फ्रॉम लाइक वो कोई CSP ऑफिसर नहीं है, वो रैंकर ऑफिसर जो कि इनिशियली पता चला है। तो ये यहाँ पर भी कुछ नहीं करता था। उन्होंने इसकी शादी करवा दी। स्वीडन में कोई स्वीडिश खातून है जो कि वहाँ की नेशनल थी, तो उसने वहाँ पे शादी करवा दी। वहाँ पे भी रिपोर्टेडली एज सच वो कोई काम नहीं करता था। और इसका करेक्टर कोई ऐसा सच नहीं, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसे डिसोन किया। इसके जो बहनोई, इसको पुलिस ने बुलाया था, उसने इसे डिसोन किया। और वो ये कहते हैं कि ये साल में एक दफ़ा आता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता है और यहीं पे प्रॉपर्टी का काम करता है, और वहाँ पे रह के भी यहाँ पे ऑनलाइन और सारी चीज़ें ख़रीदना बेचना वो इस तरह की कोई चीज़ करता है, रियल एस्टेट में काम करता है। बट एज सच कोई इसका, सुबह तक हम ये बात कर रहे थे कल कि भाई ये एयरपोर्ट वालों को बता दिया, खाक बताया था एयरपोर्ट वालों को, वो तो भाग गया। देखें, ये सिस्टम का फेलियर है। आप देखें, ये सिस्टम का फेलियर है। अब इसकी 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ। अब ये क्लियर हुआ कि ये है कौन, इसकी शनाख्त क्या है। इसकी शनाख्त पुलिस को जाके क्लियर हुई तकरीबन 4 से 5 बजे। अब वहाँ पे मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक ये क्लियर हुआ था कि ये डुअल नेशनल है या नहीं है। बट जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी और ये मालूम हो गया था कि स्वीडन से आया है, तो जाहिर है फिर इसको ये मालूम होना चाहिए था कि पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी कि जी ये स्वीडिश हो सकता है, क्योंकि स्वीडन से आया है, 5 नवंबर को आया है। अच्छा, अब उसके बाद जो मैंने इन्वेस्टिगेशंस की वो ये की कि तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान वर्बली साउथ पुलिस की जानिब से एयरपोर्ट पुलिस को बताया गया, वर्बली बताया गया, नॉट ऑन अ सीनियर लेवल, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको बताया गया। उसने जाके इसके शनाख्ती कार्ड से चेक किया, सिंस ही डिड नॉट ट्रैवल ऑन पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स, तो उसका तो जो रिकॉर्ड है वो निकलना ही नहीं था। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो अच्छा, अब इसकी लोकेशन जब आई, इसकी लास्ट लोकेशन आई 2 से 3 बजे के दरमियान शफसल कॉलोनी। अब उसी वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए था कि जब आपको उसकी लोकेशन ये मिली है तो और सारी चीज़ें, तो उससे आपको इसको मज़ीद थोड़ा सा और वेरीफाई करवाना चाहिए था, कुछ करवाना चाहिए था। क्योंकि शफसल कॉलोनी में एक जो डिफेंस में रहने वाला आदमी है, उसके शफसल कॉलोनी में क्या काम? ये हो सकता है कि एयरपोर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि ये ही प्रोबेबिलिटी है ना शफसल कॉलोनी में होने की, ये वही है। इसके अलावा वो कहीं कोई लांडी या कोरंगी में तो नहीं जा रहा होगा। अच्छा, मेरी बात सुने, चले, इन्होंने इमिग्रेशन काउंटर्स पे पता नहीं वर्बली बता दिया, एयरपोर्ट एंटर होने के लिए आपको एक चेक पोस्ट पे से गुजरना पड़ता है टू गेट इनटू द डिपार्चर लाउंज। वहाँ पे सिर्फ नाम बताना था इन्होंने पुलिस वालों को, जो खड़े होते हैं कि यार आप इस नाम का या इस शक्ल का कोई मिलता जुलता बंदा आएगा, तो मतलब देखें उस वक्त तक पुलिस गॉट कितने बजे ये गया है? पुलिस गॉट लेट, ये वहाँ पे पहुंचे तकरीबन 4 बजे से पहले, क्योंकि इसकी जो लास्ट लोकेशन आई है वो 3 बजे के दरमियान आई है, 3 बजे के करीब के पूरी रात सुबह
ही वाज देयर जब तक वो क्लियर नहीं हुआ, वो कराची एयरपोर्ट पर मौजूद था। अब मैं आपको यही कह रहा हूँ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट उसने दिया, आपने अगर ये थोड़ा सा और एफर्ट्स कर लेते, FIA के ऑफिशियल्स को ऑन बोर्ड ले लेते, तो दे कुड हैव सर्च अर्लियर। और फिर उसके बाद जो है, इवन जब 2 बजे आपने लेटर लिखा, 2 से 3 बजे कि जी आप इसका नाम ECL पे प्लेस कर दें, आपने इनसे रिक्वेस्ट की, तो FIA ने फिर ख़ुद अपने सिस्टम में चेक किया, पाकिस्तानी उसके डॉक्यूमेंट पे जो उसका नंबर है वो नहीं आया, तो उन्होंने अपने इमिग्रेशन सिस्टम पे चेक किया। इमिग्रेशन सिस्टम पे ये आया कि जी ये साहब अपने स्वीडिश पासपोर्ट पे चले गए। अगर यही काम आप 4-5 बजे कर लेते तो ही वाज हियर टिल 6 बहुत कुछ हो सकता था। अब ये बता दें तो नहीं कि हो गया वापस कैसे लाएंगे? इट इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं पकड़ सके उसको बाहर से क्या लाएंगे? नहीं, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर ये चाहे तफ्तीशकार चाहे स्टेट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सिर्फ होना ही है कि फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू वहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसको लिखना है, वो वहाँ की एम्बेसी को देखें। स्वीडन में तो वो कहीं नहीं आ जा सकता ना, यूरोप में तो इस तरह मूव नहीं कर सकते फ्रीली। इफ़ यू टेल देम कि जी ये हमारा एक्यूज़ है और इससे वहाँ पे एक लॉ इन्फोर्सर को मारा है तो ये बहुत ईजी है उसको लाना। बट अब ये डिपेंड करता है तफ्तीशकारों पे कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। Thank you, Talha. Talha, thank you so much. But it is a tragedy. It is a failure on different levels. It is a failure of the system. It is a failure of police training. It is a failure of everything. On multiple levels, you're right. और उस वक्त क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, वो तो हर बात की बात है। The way he just ran away. एक्सेस उसके पास क्या ज़बरदस्त था। उसको शायद ये भी बड़ी, वो खुद भी शौक में होगा कि मुझे किसी ने ना पहचाना, ना रोका, ना मेरा नाम है। वो आराम से जहाज़ में बैठा और बाहर चला गया। तो दैट इज़ अ ह्यूज फेलियर। मतलब एक लॉ इन्फोर्सर को वो मार के गया यहाँ से, वट एवर द रीज़न माइट बी। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक ट्रिब्यूट हमने शामिल करना है फौरन से ही। हाँ बिल्कुल। और सांवली सूरत, खूबसूरत नशीली आंखें, खुश लिबास और आला तालीम याफ्ता अदाकार, चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर कौन थे? वहीद मुराद साहब। तस्वीर भी आ गई और जैसे आपने चॉकलेट का जिक्र कर दिया, हाँ, तो फिर उन्हीं का नाम आता है। आज उनकी 39वीं बरसी है। इट्स बीन डेकेड्स। और हम हॉकी की जब बात करते हैं तो शुरू इसी तरह ही करते हैं ना कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। बचपन से यही पढ़ा है ना हमने माशरती उलूम की किताब में। मतलब ये पूरी सेंटेंस ही होना चाहिए कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन फुल स्टॉप। क्योंकि जिस तरह जो ट्रीटमेंट हॉकी के साथ होती है, हॉकी प्लेयर्स के साथ होती है, वो हमें इसको नेशनल स्पोर्ट से निकाल देना चाहिए। यू नो, ऐसा नहीं है कि हमने अच्छे टाइम देखे नहीं हैं। मतलब हम सुनहरी दौर को याद कर रहे हैं, करते रहते ही हैं, लेकिन हम कितना सुनहरी दौर की यादों में ज़िंदा रहें। जो वैसे इस वक्त कौम और हॉकी का हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जितना अफसोस किया जाए इस पर कम है। बताना आपको ये है कि कौमी हॉकी टीम जनूबी अफ्रीका नेशंस कप के लिए 22 नवंबर को रवाना होनी थी, लेकिन वो तारीख गुजर गई है और टीम अभी तक मुल्क में ही मौजूद है। FIH नेशंस कप जनूबी अफ्रीका में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास ना कोई फंड थे और ना ही स्पॉन्सर मिल रहा था। अब मालूम है कि इतने पैसे का इंतज़ाम हो गया है। अब मालूम ये हुआ है, वो भी शायद टिकटों विकटों का इंतज़ाम हुआ है, पैसे पता नहीं कितने मिले कितने नहीं। अगर ये नेशंस कप ना खेलता पाकिस्तान तो इसके रेपरकशंस भी बहुत ज़्यादा हो सकते थे, हो सकते अभी भी हैं। ये था कि एक तो फाइन लगना था कोई भारी भरकम 15,000 यूरो का, उसके बाद इनकी कोई क्वालिफाई, इन्होंने डिस्क्वालीफाई हो जाना था फ्रॉम इंटरनेशनल इवेंट्स एंड इवन फ्रॉम ओलंपिक्स। अच्छा जी, हैदर हुसैन साहब सेक्रेटरी PHF है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। चंद महीने ही हुए हैं इन्हें आए हुए, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। हैदर भाई, मतलब आप अफसोस करें, आपकी आंखों में अगर कोई ज़ीरक या दिल रखने वाला इंसान हो तो आंसू आ जाते हैं कि मतलब जिस खेल ने इतना सुनहरा दौर देखा है उसके पास अभी टिकटों के पैसे नहीं हैं यार लड़कों को भेजने के लिए। दिस इज़ मोर देन ट्रेजेडी। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं खुद जब ये फेडरेशन का ओहदा संभाला तो मैं खुद मतलब समझ लें कि आंसू ही निकल गए थे कि फ़ंड ही नहीं था इस फेडरेशन के पास। अगर सिंध गवर्नमेंट सैयद मुराद अली शाह जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर 10 करोड़ रुपए ना दें तो मेरे ख्याल से ताले लग जाएं सारे स्टेडियम्स में, जितने भी हॉकी के स्टेडियम्स हैं। तो अभी हाल ये देखें कि अगर हम अजलान शाह में नहीं जाते उसमें हम पे फ़ाइन लगता। हमने स्पोर्ट बोर्ड को बहरहाल बार बार रिमाइंडर देते गए, लेकिन कोई जूं का तू नहीं हटे वो। उसके बाद अगर हमें
एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनी अगर हमें स्पॉन्सर नहीं करता तो हम अजलान शाह में नहीं जा सकते। अच्छा, और एक टूर्नामेंट हो गया, उसके बाद फिर लाले पड़े हुए, फिर लाले, मतलब इसके बाद का भी क्या होगा कुछ पता नहीं है। आपने चीफ मिनिस्टर का जिक्र किया, पेट्रन इन चीफ तो प्राइम मिनिस्टर है जी, तो प्राइम मिनिस्टर से कभी कोई राब्ता हो सकता है कोई उनको? एग्जैक्टली हमने उनको खत लिखे में, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया और हमने उनसे मिलने का भी बोला है ताकि उनको हम बता सकें कि आगे की क्या प्लान्स हैं इस हॉकी के। आप ये देखें कि पड़ोसी मुल्क में अरबों रुपए का फंड है और पाकिस्तान हॉकी का 35 लाख रुपए का फंड है साल का। अगर हम जी एक ग्रांट मिलती है, वो भी मेरे ख्याल से 4 साल में 37 लाख रुपए मिले 2 साल में। तो कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट या तो नेशनल गेम खत्म कर दें। हाँ, मेरा ख्याल है कि टैग हटा देना खत्म कर दें। किताबों में लिखा जाता है हमारा कौमी खेल हॉकी है, तो या तो उसको खत्म कर दें अगर इसको ऑन करना है। और अब देखें कि अब वो 11 साल बाद विक्ट्री स्टैंड लिए बच्चों ने अजलान शाह में। फाइनली कुछ रैंकिंग अब बेहतर होती हुई नजर आ रही है फाइनली। अच्छा, हम टॉप 10 से 18वें नंबर पे खेल के बाहर नहीं हुए, हम लोग प्रो लीग में नहीं गए थे तो 10वें से हम 18वें पे आ गए। अच्छा, ये बताइए अभी तो मतलब हम मिस करता है इतना तो हम बाहर होते जाते जी, और अभी भी अगर हम साउथ अफ्रीका नहीं जाते तो 21वें नंबर पे आ जाएंगे। माशाल्लाह, मतलब कि देख लें कि जहां हमारी परफॉर्मेंस बेहतर भी हो रही हो तो बाकी टेक्निकल इश्यूज कितने हैं। लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट। अभी जो आप वापस आए अजलान शाह कप से, वो किस तरह गए थे? वो हम आखिर तक हम लास्ट 3 डेज़ रह गए थे, तो हमारे जो है मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह और एनर्जी के मिनिस्टर हैं सिंध के, तो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी एंग्रो से, तो एंग्रो ने फिर हमें सपोर्ट किया। तो ये और अगर प्राइवेट एक समझे प्राइवेट सेक्टर ने हमें सपोर्ट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ग्रांट्स डोनेशंस पे चल रहे हैं, चंदे पे चल रही है हमारी हॉकी फिलहाल। अभी ये जो नेशंस कप है साउथ अफ्रीका वाला, इसमें परसों मैंने आपका एक इंटरव्यू परसों तरसों देखा था, उस वक्त तक तो कोई आपके पास कोई सीन ही नहीं था ना कि आपको कितने करोड़ रुपए चाहिए थे स्टोर के लिए और कुछ नहीं था। 2.5 से 3 करोड़ रुपए चाहिए थे। अगर एक टूर होता है 10 दिन का या 12 दिन का, उसमें टिकट्स ही आप देख लें 70-80 लाख रुपए के टिकट्स होते हैं, फिर वहाँ पर फूड और फिर डेली अलाउंस 20,000 रुपए पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को मिलते थे। 20,000 मैंने आते ही प्रेसिडेंट जो हमारे ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर हैं उनकी परमिशन से हम $150 कर दिए। अब उनको डॉलर्स में हमने पेमेंट करी। अब आप डॉलर्स में लगाएं तो 1.5-1.25 करोड़ रुपए सिर्फ डेली अलाउंस होता है प्लेयर्स का। तो ये तो सीधा सीधा फिगर है ना, इसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं कि यार इसमें ज़्यादा अमाउंट या कम अमाउंट, सीधा। और अच्छा, हमने क्या किया हुआ, ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ। ट्रैवल एजेंट हो या अकाउंट्स हो बच्चों के प्लेयर्स के, वो डायरेक्टली ऑनलाइन होते हैं, कोई कैश का फ्लो नहीं है। स्टेटस क्या है इसका? हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? 100% जाएंगे, कहीं भी करके कुछ भी करके हम जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है हम नेशनल बैंक पैसे कहाँ से अरेंज हुए? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से मैसेज आया अभी तक और ईमेल नहीं आई कि हम 17 टिकट दे रहे हैं। 18 प्लेयर्स और 4 ऑफिशियल जाने थे, तो उन्होंने कहा 17। यही उनकी मेहरबानी है कि 15 ऑफिशियल्स और 15 प्लेयर्स और 2 ऑफिशियल्स के टिकट दे रहे हैं। यही बहुत है हमारे लिए। टीमें जो होती हैं, मतलब स्टैंडर्ड क्या है, कितने प्लेयर्स जाते हैं? 18 प्लेयर्स जाते हैं और 2 स्टैंड बाई जाते हैं। पूरी वर्ल्ड की जो टीमें हैं वो 20 प्लेयर्स लेके जाते हैं और 8 ऑफिशियल लेके जाते हैं। फिजियोथेरापिस्ट होता है, कैमरामैन होता है, वीडियो एनालिसिस होता है, मैनेजर, कोच, असिस्टेंट मैनेजर, पूरी एक टीम जाती है। ये मजाक हो रहा है। अच्छा, आप बताएं, तुम लोग जरा पहले पहुंच जाओ, बाकी टिकटों के पैसे अरेंज हो जाएंगे तो 4 एग्जैक्टली मजाक ही कर दिया नेशनल गेम को। एक सच बताऊं, जितना हम आपसे जान रहे हैं टेंशन हमें ज्यादा हो रही है। तो जब पहुंचेंगे आप साउथ अफ्रीका, कितना टाइम होगा पहला मैच और आपके पहुंचने में? प्रैक्टिस भी करनी है, ट्रैवल भी करना है बीच में। 28 को हमारा पहला मैच है, अब 27 को पहुंचते हैं या 26 को पहुंचते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं वीजे का। अभी हमने वीजा, तो हमारी एम्बेसी शुड बी ऑन देयर टोज, ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वहाँ पर भी ऐसे ही लोग हैं जैसे और इदारे में लोग हैं, वहाँ पर भी कोई शाह साहब हैं, मतलब वो एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं। उनका तो फ़ोन नंबर, अगर सईद खान ने फ़ोन कर लिया, उन्होंने कहा यार कितने लोगों के पास मेरा नंबर है, ऐसा लग रहा है कि शायद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यार मेरा नंबर कितने लोगों से है। और एक्चुअली देखें, हम लोग पहले भी अप्लाई कर सकते थे। पहले तो अजलान शाह टीम गई हुई थी, अजलान शाह से आएगी, जब अप्लाई करेंगे उससे पहले हमने पहले फंड का करते, उसके बाद चीजें करते हैं। तो बहुत सारी माइंड तो रेस अगेंस्ट द टाइम हो रहा है, मतलब मजाक चल रहा है। वैसे तो पहले सारी चीजें प्लान होनी चाहिए थी। अजलान शाह से आपको डायरेक्ट पहुंचना चाहिए था, जैसे हमारे दीगर खेलों में होता है। क्रिकेट में प्राइमरीली होता है। क्रिकेट को जरूर मेंशन करें, वो एक मुल्क में खेल के फिर दूसरे मुल्क चल जाते हैं, दे डोंट ऑलवेज कम बैक, दे डोंट। तो लिहाजा वो प्रोटोकॉल तो होती नहीं है। लेकिन अब आपके क्रिकेट कौमी खेल नहीं है ना, तो जो कौमी चीज होती है उसका फिर मजाक जरूरी होता है उसके साथ होना।
हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हैदर आपसे ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई उम्मीद है कि चीज़ें बदलेंगी? क्योंकि हम काफ़ी सालों से ये शो कर रहे हैं और हमेशा यही बात होती है। बहुत उम्मीद है और मैं उसको बिलीव करता हूँ, पता नहीं कोई करे ना करे, ये नेशनल गेम है और ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने गवर्नमेंट से बोला है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, कि हमें सिर्फ 1.5 साल के अंदर हम खुद स्टेबल होंगे, हम खुद इतनी बड़ी प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें देखें लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा क्रेडिट है, जियो से हम MOU करने के लिए जा रहे हैं। तो जब ये दो चीज़ें मिल जाएंगी तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स आएंगे। हम लोग कराची और लाहौर की सीरीज़ कराने जा रहे हैं ताकि क्राउड पुलिंग हो, प्राइवेट सेक्टर आया। अभी देखें नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट से हम मिले, हसीन साहब से मिले हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बातें की और वो हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। वो कहने लगे कि यार स्ट्रक्चर पे काम करना है। वो खुद ईगर थे कि यार हमने नेशनल गेम को सपोर्ट करना है। आगे आप देखिएगा फर्दर नेशनल बैंक हमारे साथ, जैसे नेशनल गेम है और नेशनल बैंक है, दोनों एक पेज पे खड़े होंगे। और उन्होंने जब उनका जब बोर्ड बैठा हुआ था, जब हमने नेशनल बैंक की बोर्ड को बताया कि अगर हम पाकिस्तान टीम नहीं गई तो बैन लग जाएगा, तो वो तो सरप्राइज हो गए थे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे। उन्होंने कहा हम खड़े हैं आपके साथ और आपने जरूर जाना है। देखिए इस बात ये कि बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए। ये क्या है? ये तो ये मतलब इस पे हम खुश हों या रोएं कि मतलब कोई निजाम ही नहीं है, कोई तरीका कार ही नहीं है, कोई पैसे ही नहीं है। मतलब 2 सालों में 37 लाख रुपए स्पोर्ट दे रहा है हॉकी। ये जो रिएक्शन है, ये किसी के दिल में दर्द आया कि भाई बैन लग जाएगा, हमें मदद करने, इट शुडंट बी कि जी दर्द आया, कोई सिंपैथी हुई तो हम हेल्प करेंगे, वरना तो ये बैन लग ही रहा है। मतलब ये सिंपैथी की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए ना। दिस इज आवर नेशनल स्पोर्ट फॉर हेवंस सेक। अब PIA पहले सपोर्ट करता था, अब तो खैर PIA को खुद ही सपोर्ट की जरूरत है। जिया साहब थे उस वक्त, एक डिपार्टमेंट था कि PIA नेशनल गेम को सपोर्ट करेगा, वाबडा क्रिकेट को करेगा और एयरफोर्स जो है स्क्वाश को करेगा। अभी आप देखें PIA की तो खुद उसको हेल्प की जरूरत है, तो उससे हम क्या करें? एटलीस्ट PIA को ये चाहिए कि नेशनल टीम है, टिकट्स तो फ्री कर दें। टिकट्स में तो हमारा ना हो, अच्छा फ्री नहीं कर सकते, उनको 50% कर दें ताकि हम जी मैं मतलब अगर उसमें टिकटों में से अगर टैक्स के ऊपर ही कोई गुफ्तगू हो जाए तो काफी कीमत कम हो जाएगी। आई एम सॉरी, आई एम स्टक ऑन द फैक्ट कि हमारे मुल्क में एक वो इदारा जिसके पेट्रन इन चीफ वजीर आजम है, उसका अगर ये हाल है तो फिर बाकी तो आप समझ ही लें। तो लिहाजा वज़ीर आज़म को एक दफ़ा हम कहेंगे कि प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं। मतलब नेशनल स्पोर्ट की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन अपकमिंग स्पोर्ट जो कि पाकिस्तान में कोई ना जानता हो। कमाल है कि अभी इन्होंने वैसे आज यहाँ होना नहीं चाहिए था, इन्हें वहाँ होना चाहिए था, इनके वीज़े नहीं हो सके। मतलब वैसे आफरीन है, मतलब प्लेयर्स हैं भाई हमारे, क्यों नहीं हो रहे वीज़े? ये कोई और ये भी कोई तुक नहीं है कि जनाब 15 चले जाएं। और ये कहाँ होता है दुनिया में? जितने जाने चाहिए उतने जाएं। एग्जैक्ट। अच्छा हम तो चाहते हैं फेडरेशन को ना दें, आप डायरेक्टली खुद ही अपना ऑब्जर्वर रखें, खुद ही करें। अगर आपको ज़रा सा भी कोई डाउट है या कोई है कि यार हम पैसे क्यों दें फेडरेशन को, आप ना दें। एटलीस्ट जो इंटरनेशनल इवेंट है जिस पे हम पे बैन लग सकता है, पाकिस्तान की बदनामी हो सके, उसमें तो इन्वॉल्व हों। और वो डच कोच को भी सलाम जो महीनों से तनख्वाह ना लेने के बावजूद काम कर रहा है बेचारा, उसको सलूट है। मैं तो सरप्राइज हूँ कि वो रुका हुआ कैसे है। वो तो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, लेकिन उसको दर्द है, एक डच कोच को दर्द है कि पाकिस्तान टीम को अकेले नहीं छोड़ के जाना, और वो हमारे साथ लगा हुआ है। और वो इतना डेडिकेटेड है कि वो मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे सोता हुआ, किसके लिए? नेशनल गेम के लिए, पाकिस्तान के लिए। उसको दर्द है। अगर हमारे एयाज सादिक साहब इसमें इंटरवीन नहीं करते तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट बोर्ड भी नहीं जागता। बहुत शुक्रिया आपका हैदर भाई, थैंक यू। आपको रहमत देते रहेंगे और हम इसके पीछे पड़े रहेंगे। यूजुअली जब हमारे गेस्ट आते हैं ना तो हम उनसे मिलके बहुत खुश होते हैं और बड़ा अच्छा एक हमारी गुफ्तगू चलती है। आपसे मिलके हैदर हम जरा सैड हो गए हैं और हमारी स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हमें नजर आ रहा है, आप देखिए प्लेयरों का क्या हाल होगा, क्या परफॉर्मेंस देंगे, ये टीवी पे देखते रहेंगे। यही तो नजर ही आ रहा है कि जिसको इतनी अनसर्टेनिटी हो कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मतलब मेरे साथ क्या होने वाला है, फिर जब पहुंचूं तो कुछ घंटे बाद वो मैच आ जाए और फिर परफॉर्मेंस भी चाहिए प्लेयर से। ये मजाक बना दिया है, कुछ खुदा का खौफ करें यार, क्या कर रहे हैं हॉकी के